जय हिंद कैडेट्स। जय हिंद। हाँ जी, मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। जय हिंद। निशु जय हिंद, साक्षी यादव जय हिंद। जय हिंद। मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? विश्वजीत, मनदीप जय हिंद। जय हिंद, हर हर महादेव। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। देन आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल आज कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर प्रियम्बल का पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था, आज कंप्लीट कर देंगे प्रियम्बल को। हाँ, कुछ क्वेश्चंस भी लगा देंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है पर 3-4 क्वेश्चंस प्रियम्बल से रिलेटेड जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। ओके चलिए, क्लियर है वॉइस मेरी? हाँ, सेशन बहुत लंबा नहीं होगा आज का, क्योंकि प्रियम्बल ऑलमोस्ट अपन ने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। अब उसके आगे जो चीजें हैं उसकी अपन बात करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम बेटा। जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। ओके, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले एक सवाल है मेरा आपसे। ऑप्शंस के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना? ऑप्शंस दे दिए मैंने, पहले मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछूंगा, है ना? प्रियम्बल के अंदर एक बार चेंज किया गया है ना? अभी तक प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुआ है। तो सवाल बहुत आसान है कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके प्रस्तावना के अंदर, भारत की जो प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें कौन से अमेंडमेंट के द्वारा अपन लोगों ने 3 नए शब्द ऐड करे थे, 3 नए वर्ड्स ऐड करे थे? कौन सा अमेंडमेंट था? ओके साक्षी, पहली क्लास ही आपकी। ओके ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट था? है ना? आसान है प्रश्न। अब देखो, आसान प्रश्न है पर ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है वो सीडीएस ने पूछा एग्जामिनेशन के अंदर। तो ऐसा नहीं होता है कि कई बार आसान से प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत डिफिकल्टी आते हैं। कई बार होता ही है कि 10 में से, 15 में से, 20 में से क्या होता है, 5-6 क्वेश्चन बड़े आसान से आ जाते हैं। तो वो आपके लक की बात है कि अगर आपका लक अच्छा हुआ तो फिर उस टाइम, उस साल क्वेश्चन आसान से आ जाएंगे, नहीं तो फिर डिफिकल्ट आ सकते हैं। चलो, ऑब्वियसली चीज है, इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सीधी सी बात है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा अपन ने ऐड किया था। स्टिल 84% बच्चों के आंसर सही, 12% ने 1978 लगा दिया। ये याद रखो, पीछे का ईयर भी ध्यान रखना है। ओके, विवेक यादव, अक्षत, रचित, रिदम, दीपिका, इन सबका आंसर जो है यहाँ पर सही है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पर प्रियम्बल का थोड़ा सा हम लोग प्रीकैप ले लेते हैं कि क्या क्या, रिकैप ले लेते हैं क्या क्या हमने देखा था। दिस इज आवर प्रियम्बल। हमने ये चीजें देखी थी कि बेसिकली प्रियम्बल है क्या, कहां से हमने अडॉप्ट करी है, यूएसए से हम लोगों ने अडॉप्ट करी, इन द सेंस की जो कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल का वो हमने यूएसए से लिया है। इसका जो लैंग्वेज है, जो प्रियम्बल के अंदर जिस तरह की भाषा का हमने इस्तेमाल किया है, वो लैंग्वेज हमने कहां से ली है? वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया के अंदर फर्स्ट टाइम पर प्रियम्बल को ऐड किसने किया था? यूएसए ने किया था। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी। अब प्रियम्बल के बारे में और डिटेल में हमने पढ़ा था कि प्रियम्बल बेसिकली क्या है। जो तीसरी मीटिंग के अंदर संविधान सभा की, उस तीसरी मीटिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था, उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही आगे जाके अपन लोगों ने क्या, प्रियम्बल का नाम दिया। क्लियर है? ओके। क्या बोल रहे हैं बेटा? मुझे समझ नहीं आया, आपने कुछ बोला था, मैं देख नहीं पाया। ओके, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फिलोसॉफीज। अच्छा अभी हाँ, एक केस आया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है हिस्टोरिकल। पता है कि नहीं क्या जजमेंट था? हाँ, अभी एक जजमेंट आया ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, 2 दिन पहले एक जजमेंट दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर, है ना? क्या जजमेंट है, कुछ याद आ रहा है? सर इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा सकते हैं आज? नहीं, आज नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी समझ आपको होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे, वो वाली चीजें। हाँ, जेंडर मैरिज, सेम सेक्स मैरिज को डिनाई कर दिया है भारत के अंदर। सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं है। दैट मीन्स ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है उनका ये कहा गया है कि जो सेम सेक्स मैरिज, जैसे पुरुष का पुरुष के साथ विवाह, महिला का महिला के साथ विवाह, अब यहां पर यह चीज है कि उसको लीगलाइज नहीं किया है। ये पॉइंट याद रखना। क्या बोला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि हम उसको लीगल स्टेटस नहीं देने वाले। कोई साथ में रह रहा है तो उसको मना नहीं कर रहे हैं वो कि भाई साहब ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये पॉइंट याद रखना। यहां पर सेम सेक्स का साथ में रहना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना गया, वो चीज ठीक है।
उसके लिए पहले केसेस हुए थे, पता है अपने को। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगल स्टेटस अपन नहीं देंगे। ओके, लीगल स्टेटस नहीं देंगे, पॉइंट याद रखिएगा, लीगल स्टेटस नहीं देंगे। यहां पर लीगल स्टेटस की बात कर रहे हैं। ओके, अगर किसी को करना है कि साहब मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष के साथ विवाह करना चाहता हूं, ठीक है साहब, बट आप यहां पर चाहें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी इस मैरिज को लीगल स्टेटस दे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट गोइंग टू गिव यू द लीगल स्टेटस इफ यू आर ऑफ द सेम सेक्स एंड यू वांट्स टू मैरिज टू ईच अदर। एंड अब देखिए सबकी, देखो क्या है, सबकी अपनी अपनी है, अपन उसमें कुछ बोल नहीं सकते। मैं भी उस चीज पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं बिकॉज ठीक है साहब, पर नहीं है, हाँ नहीं किया जा सकता है। देखिए देयर आर सम जजमेंट्स, तो वो जजमेंट जो है ये हिस्टोरिकल जजमेंट होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। और क्या होगा, अब एग्जाम के अंदर हो सकता है कि ऐसे ही जजमेंट से आपको कोई ना कोई चीजें या कोई ना कोई कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए, आप ध्यान से सुनिएगा। अब कोई कपल सेम सेक्स के, मतलब मान लीजिए महिलाएं महिलाएं कपल है, यूएसए के अंदर ये थोड़ा सा है, या पुरुष पुरुष कपल है, अब क्या वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं? चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं क्या? वो साथ में रहते हैं, वो कहते हैं कि हमने एक दूसरे से शादी करी। अब सरकार ने उनकी मैरिज को लीगलाइज नहीं करा, सरकार ने बोल दिया है साहब कि सेम सेक्स मैरिज को भारत के अंदर हम लीगलाइज नहीं करने वाले। अब मान लीजिए कि अगर वो चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं, है ना, बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, और वो ये कहते हैं कि साहब हम जो हैं ये मेरे पति हैं, या मैं जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी मान सकते हैं, तो क्या वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं, अब अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज अगर आपको चाइल्ड अडॉप्ट करना है तो ऑब्वियसली आपकी जो शादी है उसको लीगलाइज होना जरूरी होता है। तो ये जो डिसीजंस होते हैं ना, डिसीजन का जो इंपैक्ट है वो सिर्फ एक सिनेरियो के ऊपर नहीं पड़ता है, इनका इंपैक्ट कई सारी चीजों के ऊपर पड़ता है। ओके, समझ में आ रहा है? अब यहां पर डाइवोर्स जैसी चीज भी नहीं हो सकती, ऑब्वियसली नहीं हो सकती, बिकॉज लीगलाइज ही नहीं है मैरिज। तो मैरिज लीगलाइज होने के बाद जितने भी केसेस चलते थे, या जो भी अधिकार पति के पास, जो अधिकार पत्नी के पास होते थे, वो कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज यहां पर है कि कोई लीगल सर्टिफिकेट, लीगलाइजेशन नहीं मिल रहा है मैरिज को। तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको कि सिर्फ उस चीज से एक चीज नहीं है, वो अलग चीज है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? वही तो बोल रहा हूँ, कैप्टन जैक स्पैरो पूछ रहे सर अगर डाइवोर्स हुआ तो डाइवोर्स हो ही नहीं सकता ना, वो शादी नहीं मान रहे तो डाइवोर्स कैसे हो जाएगा? उसको शादी माना ही नहीं है ना, उसको शादी मान ही नहीं रहे ना। सरकार ने बोल दिया साहब हम लीगलाइज ही नहीं कर रहे। जब आप लीगलाइज नहीं कर रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने तो नहीं बोला है कि इफ समथिंग इज नॉट लीगलाइज तो डाइवोर्स का तो सवाल ही नहीं आता है। ओके, चलो अपन जब इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के केसेस पढ़ेंगे या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के ऊपर जाएंगे ना, उस टाइम पर ये भी मैं इंक्लूड करने वाला हूं। आर्टिकल 377 के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके चलिए ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा था, हमने ये देखा था कि हमारी जो प्रियम्बल है उसका जो पुराना फॉर्म था, मतलब जो ब्लूप्रिंट था प्रियम्बल का, इट वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो किसने प्रेजेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने। जब तीसरी मीटिंग होती, पहली मीटिंग होती 9 तारीख को, दूसरी होती है 11 तारीख को, तीसरी होती है 13 तारीख को। और 13 तारीख की मीटिंग के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते हैं कि हमारा जो संविधान है, ऑब्वियसली ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट शुड बी बेस्ड ऑन सम आइडियाज एंड सम प्रिंसिपल्स। और वो आइडियाज क्या होंगे, प्रिंसिपल्स क्या होंगे, इसी को देखते हुए एक डॉक्यूमेंट वो सबमिट करते हैं। और वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है? वो डॉक्यूमेंट को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको 13 दिसंबर 1946 को मूव किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा इसको अडॉप्ट कर लेती है। ये बहुत डिटेल के अंदर मैंने बताया, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि मैं यहां पर अभी सिर्फ आपको थोड़ी सी चीजें रिवाइज करवा रहा हूं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। स्वप्निल मिश्रा पूछे सर कब पढ़ाएंगे? शेड्यूल देखो, मैंने शेड्यूल में दिया है बेटा। यहां तक क्लियर है? देखो जो डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ऑब्वियसली वो डिसीजन कुछ सोच के लिया होगा, और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उस डिसीजन को, याद रखना। इट्स काइंड ऑफ डिफेमिनेशन ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ओके, फिर अपन ने आगे 4 चीजें देखी थी कि अपने संविधान को जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल वो कहां से मिल रही है? भारत के लोगों से मिल रही है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में बात करी थी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में करी थी, डेट ऑफ अडॉप्शन के बारे में बात करी थी। इसके बाद हमने देखा था जो कुछ मेजर स्टेटमेंट्स दिए थे कुछ महान व्यक्तियों ने, ये स्टेटमेंट्स हमने देखे थे, है ना। एक स्टेटमेंट और याद रख लेना, ये स्टेटमेंट भी दिया था हिदायतुल्लाह साहब ने, दैट द प्रियम्बल resembles the declaration of independence of the United States of America।
ये बात भी कही थी, किसने कहा था? एम हिदायतुल्लाह साहब ने ये चीज भी कहा था कि जो प्रेम्बल है ना, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती है, डिक्लेयर करती है क्या, यूएसए का जो इंडिपेंडेंस था उसको भी हाईलाइट करती, अपनी नहीं, यूएसए की प्रेम्बल की बात करी थी इन्होंने। बट ये डिक्लेरेशन है, ये पॉइंट इन्होंने दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये प्रेम्बल हमने देखी थी। 3 नए शब्द संविधान के अंदर प्रेम्बल के द्वारा ऐड किए गए, कौन कौन से ऐड किए गए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये कुछ शब्द जो हैं ये प्रेम्बल के अंदर, संविधान के अंदर, या बेसिकली बात करें कि अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर कीवर्ड्स के अंदर हम लोगों ने क्या देख लिया था? पीपल हैव द पावर देख लिया था, सोवर्निटी देख लिया था, सेक्युलरिज्म तक हो गया था हम लोगों का, आई थिंक। कहां तक हो गया था लास्ट? हमने कहां तक कर लिया था, एक बार बता देंगे मुझे? लास्ट हमारा कहां तक हो गया था? लास्ट कहां तक हो गया था? बताइए बेटा। यूनियन ऑफ स्टेट्स को ही नेशन कहा जाता है। हाँ, नेशन का डेफिनेशन वही होता है। सेक्युलर तक हो गया था हम लोगों का ना। सेक्युलरिज्म काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी आजकल काफी यूज भी होता जा रहा है, दैट इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। सेक्युलर का बेसिकली क्या मतलब होता है? अपन ने बहुत डिस्कस किया था सेक्युलर के बारे में। देखो, सेक्युलर का सीधा मतलब है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति, सारे धर्म समान है, इसका मतलब सेक्युलर होता है क्या? कोई मुझे बताएगा? मेरा एक सवाल है आप लोगों से। सारे धर्म समान, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, इज इट सेक्युलरिज्म? या फिर सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि भारत सरकार की नजर में या हमारे देश की गवर्नमेंट की नजर में सारे धर्म बराबर होंगे? इसका क्या मतलब होता है? सही मतलब क्या है? हाँ, इसका जो एग्जैक्टली पर्टिकुलर मीनिंग होता है, ये जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है दैट नेशन इज नॉट गोइंग टू हैव अ पर्टिकुलर रिलीजन एज देयर नेशनल रिलीजन। आप किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा नहीं दे सकते, किसी भी धर्म के लोगों को आप प्रिविलेज नहीं दे सकते, यहां पर इसकी बात की गई है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सारे धर्म बराबर है, इट इज नॉट द सेक्युलरिज्म, ओके? बिकॉज ऑब्वियसली कैसे सारे धर्म बराबर हो सकते हैं? सरकार की नजरों में बराबर है कि नहीं, ये उसकी बात करते हैं। हर धर्म का कल्चर अलग होता है, हर धर्म की जो प्रैक्टिस होती है वो अलग तरीके से होती है, हर धर्म के अपने बिलीव्स अलग होते हैं, तो वो एक्जैक्टली बराबर हो या पॉसिबल नहीं है। सेक्युलरिज्म का बेसिकली मतलब ये होता है कि साहब राष्ट्र की नजर में या देश की नजर में, सरकार की नजर में कोई भी धर्म जो है वो ऊपर या कोई भी धर्म नीचे नहीं रहेगा। सरकार की नजर में सारे धर्म बराबर होने वाले। दूसरी चीज, देश का कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं होगा, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी नेशनल रिलीजन ऑफ आवर कंट्री, ओके? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सही बात है, ओके? चलिए, सोशलिस्ट पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, पर लास्ट में सोशलिस्ट पढ़ाऊंगा आपको। बिकॉज थोड़ा सा क्या है ना, जो सोशलिज्म वाली बात अपन करते हैं उसमें हमें आपको सोशलिज्म आपको थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा, दैट्स वाई। चलिए, इसके बाद सेक्युलर के अंदर हमने देखा था कि ये जो वर्ड है सेक्युलरिज्म, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा भारत के संविधान के अंदर जोड़ा गया। अब एक दूसरे वर्ड की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट वर्ड, हालांकि आपको पता होगा, डेमोक्रेसी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रियम्बल के अंदर, दैट इंडिया एज ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक नेशन, इंडिया इज ए प्योर डेमोक्रेटिक नेशन। ये हम लोगों ने इसके बारे में बात करी जब हम टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे थे। डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब ये होता है, अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं, कि जो गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली कई बार आपने ये चीज सुनी है मुझसे, आप सबको पता भी है कि जो गवर्नमेंट है इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी एक ऐसी कंट्री होती है जहां पर सरकार को चुनने का अधिकार उस देश के जनमानस के पास होता है, उस देश के लोगों के पास होता है, ये होती है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के अंदर भी हमने दो चीजें देखी थी टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, आप सबको पता है, वही डेमोक्रेसी वाला पॉइंट इसके अंदर है कि हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, वो डेमोक्रेसी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कई कंट्रीज के अंदर हमने देखा था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या फॉलो किया जाता है? स्विट्जरलैंड के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। बट जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर हम लोग क्या पावर फॉलो करते हैं? भारत के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं यहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हमारा नेशन एक डेमोक्रेटिक नेशन है, बट ये पॉइंट याद रखना है आपको कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, दैट इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके। सेक्युलर की साइड में एक नाम नहीं लिखा बेटा, सेक्युलर की साइड में ना ये केस है जो पढ़ेंगे अपन केस स्टडी के अंदर, एसआर बोमाई।
एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये अच्छा केस था, पढ़ेंगे। ये नाम स्टेटमेंट नहीं दिया था, ये केस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पता है ना सबको, या वापस बताऊं? टाइप ऑफ डेमोक्रेसी का लेक्चर देखना, उसमें मैंने बताया, वापस बताऊं कि यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बताऊं क्या? बता दो एक बार। हाँ, थोड़ा सा पूछ पूछ के आपसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर पढ़ा दिया। अच्छा बता दो, साक्षी बोल रही है, बता दो। एक बच्चा और बोल देगा तो बोल दूंगा। अच्छा बबलू ने भी बोल दिया, बता दो। चलो ठीक है, बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो लो डिसीजन डायरेक्टली लोगों से पूछ के ले लिया जाता है ना। लोग डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर मान लो उनको एक नई पॉलिसी ये लागू करनी है कि अब से सरकार जो है, वो सरकार जितने भी लोग स्विट्जरलैंड के हैं उनको सरकार हर महीने 5,000 रुपए पेंशन देगी। अब ये पॉलिसी लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सरकार डायरेक्टली लोगों से पूछ लेती है। लोग डायरेक्टली वोट कर देते कि हाँ कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग के अंदर कंट्री के लिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। पर जब हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जैसे हमारी कंट्री के अंदर, अगर हमारी कंट्री के अंदर यह करना है कि भारत के सारे लोगों को 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, तो ये डिसीजन हम डायरेक्ट नहीं लेंगे। ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन हमारे बेस पे लेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट के अंदर भी कौन? बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहां पर लोकसभा और राज्यसभा की, कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो हमारे बेसिस पे डिसीजन लेगी कि ऐसी पॉलिसी हमारे देश में लागू करना है कि नहीं करना है। दैट मीन्स हमारा जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो ऐसा नहीं होता कि होता ही नहीं है, बट इनडायरेक्टली हो रहा है। क्यों? बिकॉज हम लोग डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमने जिनको चुना है, जिन लोगों को चुन के हमने पार्लियामेंट में भेजा है, संसद में भेजा है, वो लोग ये डिसाइड करते हैं साहब कि भारत के अंदर इस तरह की डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि नहीं, सॉरी, इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और यही होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अच्छा, ये पॉइंट से मुझे याद आया, 5,000 रुपए हर महीने देना। एक नया कल्चर भारत के अंदर देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है, फ्रीबीज का। शब्द सुना है फ्रीबीज? सुना है कि नहीं? ये इस पे लेक्चरेट के अंदर टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, फ्रीबीज। दैट द फ्रीबीज कल्चर इज इमर्जिंग इन इंडिया डे बाय डे। सुना है इस बारे में? अनुज बता दिया था बेटा ऑलरेडी, पहला या दूसरा टाइप ऑफ डेमोक्रेसी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रीबीज नहीं पता? फ्रीबीज क्या होती? सरकार जो फ्री में चीजें नहीं देती है, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री पानी, फ्री ट्रैवल, इसको फ्रीबीज कहा जाता है। और फ्रीबीज को यह माना जाता है कि फ्रीबीज वोटर्स को ललचाने का एक बहुत गलत तरीका है। आप वोटर को ललचा रहे हो, इससे एक तरीके से आप करप्शन कर रहे हो कि आप वोटर को बोलते हो कि साहब मेरे को जिताओगे ना तो फ्री में मैं तुमको ये दूंगा, है कि नहीं? फ्रीबीज आम आदमी पार्टी ने तो बेटा अभी शुरू करा है। आप बोल रहे हो सर आम आदमी पार्टी ने शुरू करा है। तमिलनाडु के अंदर, साउथ के अंदर सोने की एयर रिंग्स दी गई थी, बहुत पहले की बात है। पढ़ना कभी फ्रीबीज के हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ोगे तो ये चीजें तो बाद में फिर और ज्यादा होती गई। अरे बहुत बहुत सारी चीजें चली इसमें, है ना। सोने की इयररिंग्स दी गई थी, बहुत सारी टीवी दिए गए थे भाई, इयररिंग्स के बाद टीवी, सारी चीजें दी गई थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप लोग बताइए कि ये जो फ्रीबी कल्चर चल रहा है, ये फ्रीबीज का जो कल्चर है भारत के अंदर, ये लगातार प्रमोट होता जा रहा है। हर गवर्नमेंट जो है इसको लेकर अपने आप को बड़ा पॉजिटिव महसूस करती है। आपके हिसाब से जो फ्रीबीज का कल्चर है, ये सही है या गलत है? या आप ये कहते हैं कि नहीं सर, इट्स काइंड ऑफ ब्राइब? क्योंकि कई लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि जो फ्रीबीज का कल्चर, इससे फायदा उन लोगों को होता है जो सच में सक्षम नहीं है, जिनके पास सच में पैसे नहीं है कि वो ट्रैवल कर सकें, जिनके पास पैसे नहीं कि वो बिजली का बिल भर सकें, तो ऐसे लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है। तो आपके हिसाब से मुझे बताओ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि ये जो फ्रीबीज का कल्चर भारत के अंदर चल रहा है, ये सही है कि नहीं है? बिकॉज आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आई डोंट नो आपने पढ़ी है कि नहीं वो रिपोर्ट। वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जितने राज्यों के अंदर भी जो चुनाव चलने वाले ना, जितने राज्यों में चुनाव होने वाले, जितने भी राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले, वो जिस तरीके से वादे कर रहे हैं, उस वादे के हिसाब से अगर उन्होंने खर्चा करना शुरू कर दिया तो उनके स्टेट का जो कर्जा है, हर स्टेट कर्जे के अंदर डूबा है अभी कहीं ना कहीं, वो कर्जा और बढ़ जाएगा। तो ये सही है कि गलत है, आपको डिसाइड करना है ना। ये पॉइंट याद रखिएगा। हाँ, कई बच्चे बोल रहे हैं रॉन्ग है, कई बच्चे बोल रहे हैं सही है। लोन लेकर स्कीम्स को पूरा किया जाता है। ओके, तो ये मैं नहीं बताऊंगा कि सही है कि गलत है। मैं बोलूंगा तो फिर आप बोलोगे सर आपका व्यू ऐसा है ना।
आप लोगों का जो है व्यू आप वो बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। सही के भी कम से कम 5 रीजन आपके पास होने चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है आप सब मान रही कि इट्स रॉन्ग, बट स्टिल मैं आपसे पूछता हूं कि सही होने के भी 5 रीजन बताइए मुझे। एक रीजन छोटा सा ये हो सकता है कि समाज का वो जो सेक्शन जिससे शायद सरकार उस तरह की सुविधाएं नहीं दे पाती, फ्रीबीज के द्वारा उसको शायद वो सुविधाएं मिल जाती हैं सही तरीके से, भले ही वो थोड़े से कम समय के लिए मिलती, बट उसको सुविधाएं वो मिल जाती, और इससे कहीं ना कहीं उन लोगों का उत्थान हो रहा है, ये कहते हैं, ये कहा जा रहा है। इट्स नॉट माई व्यू, मैं अगेंस्ट वही चीज बोल रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूं कि आपको 5 पॉइंट सही और 5 पॉइंट गलत के बारे में भी पता होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखना। ओके, रीजन दीजिएगा, लॉजिकल रीजन देना, सोचना इस बारे में कि सही है कि गलत है। अब चलो उस बारे में बात नहीं करते। तो इट वॉज द वर्ड दैट इज द डेमोक्रेसी, और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए इसके बाद एक पॉइंट आता है प्रियम्बल के अंदर, दैट इज द वर्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक का हिंदी में क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन कंट्रीज के अंदर हो सकती है जहां की पॉपुलेशन बहुत कम है। बताया था मैंने, भारत के अंदर आप कर दो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पॉसिबल है डिसीजन लेना नहीं। ओके, बिल्कुल सही। गणतंत्र कहा जाता है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गणतंत्र? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है ना? आप देखो रिपब्लिक का मतलब जानो। रिपब्लिक का मतलब एक सीधी सी लाइन में अगर मैं बात करूं तो रिपब्लिक का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब उस देश का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है संविधान के अकॉर्डिंग, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जैसे अपन अपनी बात करें, अपने देश की बात करें, तो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट्स? हमारी संविधान के अकॉर्डिंग जो हेड ऑफ द स्टेट्स है वो है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑब्वियसली है, हमारे राष्ट्रपति हमारे संविधान के हिसाब से सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सबसे बड़ी पोस्ट है। वहीं पर अगर अपन यूके की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो उनकी कंट्री के हिसाब से उनकी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? उनकी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट, वहां पर जो प्रेसिडेंट वाला सिस्टम तो है ही नहीं, अगर है भी तो वहां पर अभी के हिसाब से आप ध्यान रखो कि वहां पर उनके हिसाब से उनका जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, वो उनके क्वीन और क्वीन होते हैं। मतलब वहां पर अभी भी वो लोग मोनार्क सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली रिपब्लिक का मतलब डायरेक्टली ये होता है कि जब किसी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट वहां के लोगों के द्वारा चुना जाता है कि नहीं? किसी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट अगर वहां के लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, दैट मींस अगर वो इलेक्टेड है, क्या है वो? इलेक्टेड है, तो वो कंट्री रिपब्लिक कहलाती है। अब इलेक्टेड भरी हम डायरेक्टली इलेक्शन करते हैं या इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। जैसे भारत की अगर मैं बात करूं, हमारे देश में जो राष्ट्रपति जी का चुनाव है वो डायरेक्ट नहीं होता है। मतलब आप और हम कौन राष्ट्रपति बनेगा इसके लिए वोट नहीं डालते हैं हम, इनडायरेक्टली हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे कर रहे हैं? जिनको चुन के हमने लोकसभा के अंदर भेजा है, जिनको सुन के हमने विधानसभा के अंदर भेजा है, मतलब स्टेट असेंबली के अंदर भेजा है, वो लोग चुन रहे हैं अपने बेसिस पे कि भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा, बट अल्टीमेटली वो इलेक्टेड होता है। अब हम यहां पर बात करें ब्रिटेन के अंदर, इनका तो मोनार्क सिस्टम चल रहा है कि भाई वो एलिजाबेथ जी की जब मृत्यु हुई तो उनके बेटे साहब बन गए कि अब मैं जो है मैं राजा बनूंगा या मैं हेड ऑफ द स्टेट बन गया हूंगा। तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक नेशन। भारत की हम बात करते हैं तो इंडिया इज द रिपब्लिक नेशन बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो उस कंट्री के लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया? हायरार्की वाला सिस्टम अपने यहां नहीं चलता है, चलना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चला। अच्छा, भारत में कोई ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं क्या कि जिनके बेटे या बेटी भी राष्ट्रपति बने? या ऐसे कोई प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके बेटे या बेटी प्रधानमंत्री बने हैं? बेटे प्रधानमंत्री तो हुए हैं, बट राष्ट्रपति हुए हैं क्या? इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। हेड ऑफ द स्टेट, पीएम तो हुए, प्रेसिडेंट नहीं हुए। सही है, प्रेसिडेंट नहीं हुए, है ना? ये पॉइंट याद रखिएगा, और शायद ऐसा होगा भी नहीं। अब देखो, रिपब्लिक का मतलब सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको लगता है कि रिपब्लिक का मतलब सिर्फ ये होता है कि साहब हेड ऑफ द स्टेट जो है उस देश के लोगों के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुना जाएगा, तो आप गलत है। रिपब्लिक का मीनिंग इससे थोड़ा सा और आगे, तो मैं उसके बारे में भी बात करता हूं। मैंने स्लाइड में भी ये चीज लिख दी है। देखिए, रिपब्लिक का एक मीनिंग ये भी होता है,
द पीपल रेदर देन अ सिंगल पर्सन लाइक अ किंग होल्ड पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी। कि जिस देश के अंदर जो पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी है, पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी का बेसिकली मतलब यहां पर यह होता है कि उस देश के हेड ऑफ द स्टेट बनने का अधिकार किसी राजा या रानी के पास नहीं, वहां के लोगों के पास है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि द्रौपदी मुर्मू जी, वो भारत की महिला राष्ट्रपति हैं यहां पर, और वो भारत की नागरिक भी है। अब यहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो खुद भारत का एक नागरिक है। ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि जिस कंट्री के अंदर हेड ऑफ द स्टेट बनने का अधिकार उस कंट्री के हर व्यक्ति के पास होता है, ये देखो, उस कंट्री के लोगों के पास होता है, उस कंट्री को भी रिपब्लिक कहा जाता है। तो प्रश्न क्या है, घुमा के भी पूछा जा सकता है। ये पॉइंट याद रखना, पूरा खेल लैंग्वेज क्या होता है। इसके बाद रिपब्लिक का मतलब यह भी होता है कि देयर इज नो प्रिविलेज क्लास, देयर इज नो privileged class, therefore all public positions are available to all citizens without distinction। याद रखिएगा, पब्लिक पोस्ट का क्या मतलब होता है, पीएम की पोस्ट, प्रेसिडेंट की पोस्ट, एमएलए की पोस्ट, आगे हम बात करें एमपी की पोस्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट, ये सारी की सारी पोस्ट किसी भी सेक्शन के लिए होल्ड नहीं की जाती। कहते हैं ना, चुनाव के अंदर आपने सुना होगा कि भैया भारत के अंदर जो है वो परिवारवाद चल रहा है, या भारत के अंदर परिवारवाद नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता, बिकॉज भारत एक गणतंत्र राज्य है। सुना है लाइन, इसका मतलब है ना, ये होता है कि किसी भी पोस्ट के ऊपर आपका अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपके पिताजी या आपके माताजी या आपका परिवार का कोई व्यक्ति उस पोस्ट के ऊपर था पहले। यहां पर रिपब्लिक का एक मतलब यह भी होता है कि हमारे देश में कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास हो ही नहीं सकती है। जितनी भी पब्लिक पोस्ट है या पब्लिक पोजीशन है, मतलब गवर्नमेंट पोस्ट है, यहां पर गवर्नमेंट पोस्ट का मतलब है गवर्नमेंटल पोस्ट, हम लेजिस्लेचर पोस्ट की बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी पोस्ट भारत के लोगों के लिए है और किसी भी क्लास का उस पर अधिकार नहीं हो सकता है। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। यहां तक समझ में आ गया, यह मीनिंग है रिपब्लिक का। यस, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ, जस्टिस पढ़ेंगे नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है, सनी बोल रहे सर दिस इज द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। हाँ, बोल सकते हैं आप इसको, बिल्कुल सही है। तो ये रियल मीनिंग है, तभी तो हमारे देश को कहा जाता है कि साहब कंट्री जो है सबसे सुप्रीम है। विश्वरूप क्या बोल रहे हैं बेटा, बट इन आर्मी, आगे आर्मी में थोड़ी ना होता है ऐसा। आर्मी में ऐसा होता है क्या कि ब्रिगेडियर का बेटा फौज में ही जाएगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा जरूरी नहीं होता है, जरूरी नहीं है ऐसा। जनरली ऐसा होता है क्योंकि वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा जाता है, जो सोच है वो वैसी होती है। बट अगर आप ये सोचें कि आर्मी में जितने लोग आर्मी में हैं उनके सारे के बेटे या उनके परिवार वाले सारे फौज में, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं आज भी जिनके फादर बहुत अच्छी पोस्ट में, बट वो रिकमेंड नहीं हो पाए, ना एनडीए के थ्रू हो पाया, ना सीडीएस के थ्रू हो पाया, एसएसबी के अंदर रिकमेंडेशन नहीं हुआ उनका। तो ये पॉइंट समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है बेटा? पहले पॉइंट का मतलब सीधा सीधा यही कि कोई राजा रानी नहीं है, कोई सिंगल पर्सन पॉलिटिकल, कोई भी सिंगल पर्सन जैसे राजा या रानी, उसका हायरार्की के अनुसार अधिकार नहीं होगा कि वो भारत की सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठे। ये अधिकार भारत के सारे लोगों को होगा, कोई भी चुन के आ सकता है। इसका मतलब बेसिकली है। क्लियर है? चलिए ठीक है। रिपब्लिक वर्सेस डेमोक्रेसी, आई थिंक अब मतलब समझ में आ गया होगा। रिपब्लिक में सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट की बात की जाती है, डेमोक्रेसी में पूरी गवर्नमेंट की बात करते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं जो एक बड़ा अनूठा कीवर्ड है और काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, दैट इज द जस्टिस। जस्टिस, ये जो कीवर्ड है ये हमने अपनी प्रियम्बल में कहां से लिया? ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। 1917 के अंदर जो रशिया के अंदर रेवोल्यूशन चल रहा था, उस रशियन रेवोल्यूशन से हमने लिया है ये कीवर्ड। रशिया के रेवोल्यूशन के टाइम 3 तरह के जस्टिस काफी फेमस हुए थे। नंबर 1 वाज द सोशल जस्टिस, नंबर 2 इज इकोनॉमिकल जस्टिस, एंड नंबर 3 इज द पॉलिटिकल जस्टिस। अच्छा, जस्टिस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ जस्टिस? जस्टिस का सही मतलब क्या होता है? क्या समझते हो आप जस्टिस से? शब्द तो बड़ा कई बार अपन ने सुना है, जस्टिस, वी वांट जस्टिस। क्या होता है जस्टिस का मतलब? बताइए बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस? ट्रू मीनिंग ऑफ जस्टिस? न्याय। न्याय, सही बात है। न्याय का बेसिकली, जब मैं न्याय की बात करूं तो न्याय का एक पर्याय आप ये कह सकते हैं कि
एक ऐसा समाज जहां पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन, न्याय, जस्टिस आई थिंक इक्वली होते हैं। यस, नो अनफेयरनेस विथ एनीवन, बिल्कुल सही बात है। जस्टिस, बिकॉज किसी भी कंट्री के अंदर अगर जस्टिस ना हो तो वो कंट्री कितनी भी प्रॉस्परस हो, वो कंट्री के अंदर कितना भी उसका लेवल कितना भी बढ़िया हो, उस कंट्री की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। आई थिंक मैं समझता हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि देखो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है इस पॉइंट के अंदर, बट मेरे हिसाब से अगर किसी कंट्री में न्याय नहीं है ना, जस्टिस नहीं है ना, तो उस कंट्री के अंदर आप कितनी भी प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश करो, कितना भी वो कंट्री इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो कंट्री कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकती, बिकॉज वहां पर न्याय नहीं है। और जिस कंट्री में लोगों को न्याय नहीं दिया जाता है, उस कंट्री का को कंट्री कहना वो भी शायद मतलब कह ही नहीं सकते हैं कि यार कंट्री है कि नहीं है। नो वन द सुप्रीम इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ देखो, जैसे पाकिस्तान को नहीं, मैं अफगानिस्तान की बात यहाँ पे करूंगा। अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है ना, तब से आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आने के बाद तालिबान बड़ा प्रॉस्परस हो गया, तालिबान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है वहां पर। तालिबान तालिबान किसकी खेती करते हैं? ओपियम की करते हैं, अफीम की खेती करते हैं, पता होगा आपको शायद। वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जो ओपियम जाता है, अफीम जाता है जितना, उसका 80 to 90% तालिबान होल्ड करता है, अफगानिस्तान होल्ड करता है ना। तो वो उनकी इकोनॉमी, उनके पास पैसा बहुत है, बट उस कंट्री के अंदर न्याय नहीं है, न्याय बिल्कुल नहीं है। महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है वहां पे, आप सब जानते हैं, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है वहां पर। मतलब कुछ रूल्स वहां पर ऐसे हैं, मैं बता नहीं सकता यहाँ पर बिकॉज आप समझ रहे हैं उस चीज को, बट कुछ रूल्स ऐसे हैं जहां पर मतलब बहुत क्रूअल चीज है वहां पर, कि वहां पर लोगों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। पहली चीज, वहां पर महिलाओं के एजुकेशन को बंद कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया। दूसरा, जो महिलाएं एडुकेटेड थी उनको काम पे जाने से वहां पर उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, महिलाएं अब काम नहीं कर सकती, ये बात खत्म हो गई। तीसरा, वहां पर घरेलू हिंसा के केस रजिस्टर्ड ही नहीं किए जा रहे, दे आर नॉट रजिस्टरिंग द डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, ये पता है आपको? दे आर नॉट इवन लिसनिंग टू द वुमेन्स की उनके साथ हो क्या रहा है। बहुत हालत वहां पर खराब चल रही है। अब वही चीज कहना चाह रहा हूं कि बाकी तरीके से कंट्री कैसी भी ग्रो करती जाए, बट अगर कंट्री के अंदर न्याय नहीं है तो वो कंट्री किसी काम की नहीं होती। तो देन सेम चीज हम यहां पर बात करेंगे। अब प्रियम्बल के अंदर जिस तरह के जस्टिस की बात की गई है, वो तीन तरह के जस्टिस, नंबर वन सोशल जस्टिस, नंबर सेकंड इज द इकोनॉमिकल जस्टिस, एंड द थर्ड वन इज द पॉलिटिकल जस्टिस। एक एक को अपन समझते हैं कि बेसिकली तीनों जस्टिस हैं क्या, मैं डिटेल में बताने वाला हूं। पहले जस्टिस की बात करें तो ये हमारा सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को हिंदी में कहा जाता है सामाजिक न्याय, यही कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है सामाजिक न्याय। ओके सर, अब यूएन क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहा है? यूएन क्यों करेगा इंटरफेयर? यूएन क्यों करेगा इंटरफेयर? देखो, यूएन जब अफगानिस्तान पे कब्जा किया जा रहा था तब भी यूएन ने इंटरफेयर नहीं किया, तो अब तो वो क्या ही करेंगे, है कि नहीं? देखो, एक सीधी बात मेरी ध्यान रखना कि ये जो ह्यूमैनिटी की बात की जाती है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है इंटरनेशनल, ये जो बात करते हैं कि भैया हम जो है हम इन चीजों को रिजॉल्व करवाएंगे, ये दिखावा है सिर्फ। ये अपने हिसाब से काम करते हैं, अगर इनको किसी चीज में फायदा मिल रहा है ना तो फिर ये उन इश्यूज को रिजॉल्व करवाएंगे, इनको फायदा नहीं मिल रहा है तो इश्यूज को रिजॉल्व ये नहीं करवाते। अपन सीधा सा एग्जांपल रहते हैं डब्ल्यूएचओ का। डब्ल्यूएचओ को पता था कोविड-19 जैसी कोई चीज है? पता था। चाइना के अंदर इतने लंबे समय से वो चीज थी, उनको पता था, बट स्टिल उन्होंने उसको डिक्लेयर करने में इतनी देरी क्यों करी? उस चीज के लिए उनको बहुत क्रिटिसाइज करा, बहुत कुछ कहा गया, दुनिया के अंदर इतने लोगों की मृत्यु हो गई, किसकी वजह से हुई? डब्ल्यूएचओ की वजह से हुई, क्योंकि उसने टाइमली नेशंस को ये बताया नहीं, अलर्ट नहीं किया कि साहब ऐसी बीमारी आ गई है और ये फैलती जा रही। किया क्या? अलर्ट नहीं किया। बट आप मुझे बताओ, आज डब्ल्यूएचओ पे कोई क्वेश्चन उठाता है क्या? उठा रहा है? उठा रहा है? कोई क्वेश्चन उठा रहा है क्या? नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा? क्यों नहीं उठा रहा है? नहीं उठाते। देखो क्या है ना, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए छोटे छोटे मुद्दे, इनको पता है कि आदमी सुनेगा, फिर खाना खाएगा, जीवन में लग जाएगा और भूल जाएगा। दे न्यू इट वेरी वेल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सब कहने की चीजें रहती है, आगे अपन जो है वो सारी बात करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीजें हैं, कोई देखो, बहुत सारी चीजें आप समझ जाओगे, धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगी चीजें। आके जहां फायदा है वहीं ये लोग काम करते हैं। अब आप देखिए, कई सारे ऐसे नेशंस है, इंडिया जब कोविड-19 की वैक्सीनेशन दे रहा था तो इन सारे नेशंस ने, बड़े बड़े नेशंस ने कितना विरोध किया था हमारा, कि अरे भारत की वैक्सीन तो चलती नहीं है,
भारत की वैक्सीन अगर अफ्रीकन देशों को पहुंचाई जाएगी तो वहां के लोग ठीक नहीं होंगे। हम तो फ्री में दे रहे थे ना। अब उन्होंने पता है ऐसा क्यों किया? बिकॉज उनको ये पता था कि अरे अगर इन्होंने फ्री में दे दी वैक्सीनेशन, वहां पहुंचा दिया भारत जैसे नेशन ने, तो साहब हमारी जो वैक्सीनेशन पे हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं उसको खरीदेगा कौन? ये नेशन हमसे कर्जा लेंगे कैसे? WHO परेशान है, IMF परेशान हो गया कि भैया भारत ने तो वैक्सीनेशन दे दी फ्री में, अब ये जो अफ्रीकन नेशंस है ये हमसे लेते कर्जा, हम बड़े अमाउंट का कर्जा इनको देते, अच्छा खासा इंटरेस्ट लगाते, बट अब ये तो फ्री में वैक्सीनेशन इनको मिल रहा है। तो देखो हर चीज है ना आपको समझनी पड़ेगी, ये बहुत अलग अलग चीजें रहती है। ओके हिमांशु, ओके ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए सोशल जस्टिस की जब बात करते हैं हमारे देश में प्रियम्बल के अकॉर्डिंग सामाजिक न्याय क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजंस विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स। मतलब सीधी सी बात है, सामाजिक तौर पर हमारी भारत की जो सरकार है या हमारे देश के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके कलर के आधार पे, उसकी कास्ट के आधार पे, उसके रेस के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके जेंडर के आधार पे सोशली हम क्या है, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जो पहले जनरली जैसे जात पात की बात करें वो चीज हम लोग नहीं करने वाले, ये यहां पर लिखा गया। दूसरा, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ एनी पर्टिकुलर सेक्शन। समाज के किसी भी सेक्शन को, जो क्लास डिवीजन होता था ना पहले कि ये अपर क्लास है साहब, ये लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, और सरकार का जो ट्रीटमेंट होता था हर क्लास के साथ अलग अलग होता था कि अपर क्लास के साथ उनको काफी सारी छूट दे दी जाती थी, लोअर क्लास के ऊपर अत्याचार किया जाता था। तो ये चीज हमारे देश में नहीं होगी, सोशल जस्टिस हमारे यहां पर रहेगा। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन, ये चीज भी यहां पर कही गई है। सोशल जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि सबको समान ट्रीट करेंगे, ये लिख तो दिया, बट देखो इसी पॉइंट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं यहीं पे, बिकॉज यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, कि हमारे देश में कुछ क्लासेस ऐसी भी थी जिनको एक लेवल पर पहले लेकर आने की जरूरत है, और उस लेवल पर लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो अनप्रिविलेज जेंडर लंबे समय से रहा है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं वुमेन्स की, उन वुमेन्स को, हमारे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ST SC की मैं बात करूं, OBC की बात करूं, उनको सरकार थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ प्रिविलेज दे सकती है। मतलब सीधी बात, रिजर्वेशन की बात यहां पर की जा रही। तो ये देखो याद रखना, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, मैंने बोला ना इक्वल नहीं होता है कभी भी। क्या होता है? इक्वालिटी और इक्विटी दोनों में बहुत डिफरेंस है। समाज के उन सेक्शंस को एक लेवल तक लेकर आना भी जरूरी है जो काफी लंबे समय से पिछड़े हुए थे। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अरे कौन अपने देश के बारे में नेगेटिव बोल रहा है? देखो मैं एक बात बताऊं, इंडिया के बारे में, भारत के बारे में जो लोग नेगेटिव बोलते हैं ना, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं आप इंडिया से, भारत से कभी बाहर गए नहीं हो, इसलिए आप बोल रहे हो इंडिया भारत के बारे में नेगेटिव। सीरियसली आप गए नहीं हो बाहर कभी भारत से, तो आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। आप अपने कमरे में बैठे हो, अपने शहर के अंदर बैठे हो और बोल देते हो अरे हमारा देश तो अच्छा नहीं। बाहर जाके देखो एक बार, या जो गए हैं उनसे पूछो कि उनकी क्या हालत होती है। बाहर की सरकार के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल सकते। आप कितनी भी अच्छी कंट्री की बात कर लो, चाहे आप USA की बात करो, चाहे आप UK की बात करो, वहां की हालत क्या है ना, वहां जाके देख लेना एक बार। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट याद रखो कि ये नहीं कहना है। हम्म, प्राउड होना चाहिए देश के ऊपर। जब पूरी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं ना, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहां पहुंच रही है देखो एक बार, ये ध्यान रखो बेटा। क्लियर हो रहा है? अपने ही देश को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते आप। हर देश में कमी होती, नो वन इज परफेक्ट। वो मूवी देखी कि नहीं, रंग दे बसंती, क्या बोलते हैं आमिर खान, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। बनाओगे कौन? तुम लोग बनाओगे उस चीज को, है ना। और अगर आप ही लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करते जाओगे नेशंस को, कोई देश परफेक्ट नहीं होता है, बट नियर टू परफेक्ट हो सकता है। हमारा देश नियर टू परफेक्ट हो गया है। अब देखो समस्या कहां नहीं होती,
समस्याएं हर जगह होती है, हर व्यक्ति को होती है, आदमी कितना भी अच्छा हो, अरे भगवान जो थे उनको भी समस्याएं कहीं ना कहीं कई बार हो जाती है ना। तो ये तो हम नेशन की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, देश को क्रिटिसाइज मत करो यार। मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस ही बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस ही, मुझे गुस्सा गुस्सा नहीं आता, पर जहाँ देश की बात आएगी फिर मैं चुप नहीं बैठ सकता। ये बात ध्यान रखो, मेरे लिए माँ है मेरा देश, तो मैं उनके बारे में तो नहीं सुन सकता, कभी नहीं सुन सकता। तो प्लीज देश को क्रिटिसाइज ना करें। वैलिड पॉइंट है आप बोलोगे तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा कि हाँ बेटा ये बिल्कुल बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनवैलिड पॉइंट्स पे अपन देश को बोलें तो सही नहीं है यार। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, इकोनॉमिकल जस्टिस की बात जब हम करते हैं तो देखो इकोनॉमिकल जस्टिस का बेसिकली मतलब क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल फैक्टर्स। मतलब सरकार जो है किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, सीधी सी बात है। सरकार ये नहीं कर सकती कि भैया किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो सरकार ने उसको प्रिविलेज दे दिया कि हाँ भैया इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, अपन इसको प्रिविलेज दे देते हैं। और सरकार ये भी नहीं कर सकती कि अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है तो सरकार उसके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही, उसको न्याय नहीं दे रही है। तो ये चीज अपने यहां नहीं है, अपने यहां इकोनॉमिकल जस्टिस है कि साहब आप किसी भी सेक्शन के हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, आप किसी भी तरह के व्यक्ति हो फाइनेंशियली, सरकार आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया यहां तक? हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब पढ़ लो बेटा। नहीं मैंने किसी को पर्सनली नहीं बोला है, टारगेट मत करो बेटा किसी बच्ची को, मैंने किसी को पर्सनली नहीं बोला। वो एक पॉइंट मुझे दिख गया था, मैंने उसको लेकर जनरली बोला है कि क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं, मेरा नेचर नहीं है टारगेट करने वाला। देखो हर आदमी का अपना अपना व्यू होता है, जब आप किसी व्यक्ति को टारगेट करते हो तो आप टारगेट करके उसके उस व्यू को और सीधी सी अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करता हूं, किसी व्यक्ति का जो व्यू है वो बहुत अलग है, वो आपके अगेंस्ट है। आप अगर उसको टारगेट करके उसको क्रिटिसाइज करते हो, उसको बुरा भरा बोलते हो कि भैया तेरा व्यू खराब है मेरा व्यू अच्छा है, तो वो अपने व्यू के लिए और रिजिड होता है। पर जब आप उसको तर्क देते हो, आप उसको सही तरीके से समझाते हो कि ये सही है ये गलत है, तब जाके वो अपना व्यू चेंज करता है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्रिटिसाइज करके किसी को नीचा दिखा के आप उसको अपने खिलाफ ले जाओगे और उसके व्यू को आप और मजबूत करते हो। लॉजिकली बात करके, लॉजिकली स्टेटमेंट देके आप उसके व्यू को बदल सकते हो। अब आपको तय करना है कि आपको व्यू बदलना है या उस व्यू को और रिजिड बनाना है कि नहीं? बस यही चीज है। चलो आगे बात करते हैं। सब समझदार लोग होते हैं। देखो क्या होता है, कई बार चीजें हो जाती है, परसेप्शन सबका अलग अलग हो जाता है कि नहीं? सबको पहले अक्षय कुमार बहुत अच्छा लगता था कि नहीं? फिर वो विमल के ऐड में आ गए, जुबा केसरी, तो वो बुरे लगने लग गए। अजय देवगन बहुत अच्छे लगते थे, फिर वो भी विमल जुबा केसरी में आ गए तो वो भी बुरे लगने लग गए। तो परसेप्शन आदमी का चेंज होता रहता है सिचुएशंस के हिसाब से, रिजिड नहीं होना कभी भी बहुत ज्यादा। ओके हाँ चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद इकोनॉमिकल जस्टिस का एक और मतलब ये होता है कि एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। सरकार ये प्रयास करेगी कि समाज के अंदर वो सेक्शंस दो वापस ना आ जाए जो रशिया के अंदर थे। कौन सा? अपर क्लास वाला, लोअर क्लास वाला, जिसको अपन बोलते थे कि साहब ये मालिक है। कम्युनिज्म के अंदर थे ना, अपर सेक्शन लोअर के सेक्शन, ये चीजें ना हो तो सरकार ये देखेगी कि जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है उसको पाटने की कोशिश की जाए, उसको कम करने की कोशिश की जाए। और इसी तरह की इकोनॉमिकल इक्वालिटी की यहां पर बात की जाती है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। इसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, दैट द ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस, इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। मतलब सीधी सी बात है कि भारत के जितने भी लोग हैं, है ना, वो चाहे किसी भी कास्ट के हो, चाहे किसी भी जेंडर के हो, चाहे वो कहीं से भी आते हो, सब के सब किसी भी पब्लिक पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति एमएलए बन सकता है। सारे व्यक्तियों के वोट की वैल्यू इक्वल है अपने यहां पर, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। एक वोट एक वैल्यू, एक पर्सन एक वोट की वैल्यू एक ही होती है यहां पर। ये इसी की बात करता है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये तीन तरह के जस्टिस हम लोगों ने समझ लिए हैं। यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े।
यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। हम्म। ओके, आगे बढ़े। चलिए, ठीक है। मेरी पीएचडी चल रही है टेररिज्म साइकोलॉजी के ऊपर, है ना। मैंने टॉपिक ये इसलिए चुना, इंडिया के अंदर टॉपिक नहीं है, मैं बाहर से कर रहा हूँ। अब मैंने टॉपिक ये चुना, ये पॉइंट अपन ने बात जो मैंने करी है ना आपसे, कि वो चीज को जड़ से खत्म करना है, तो मैंने ये साइकोलॉजी का जो मेरी टॉपिक है, मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। इस चीज पे रिसर्च करनी पड़ती है कि देखिए कोई आदमी आतंकवादी बन क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन। वो जड़ से रीजन जानना जरूरी है ना। आपको उस आइडियोलॉजी को खत्म करना पड़ेगा। पर्सन को आप खत्म करते रहोगे, इसको खत्म करोगे, उसको खत्म करोगे, आप करते रहोगे, वो बढ़ते रहते हैं। यहाँ नहीं तो वहां बढ़ेंगे, वहां नहीं तो यहाँ बढ़ेंगे। बट ये चीज जानना जरूरी है कि एक आदमी जो कोई कुछ, कई बार वो आदमी डॉक्टर होता है, कई बार वो आदमी इंजीनियर होता है, उसका परिवार है, बच्चे हैं, अच्छी जगह में अच्छे जॉब में के अंदर पोस्टेड है, देन व्हाई ही बिकेम द टेररिस्ट। नक्सलिज्म की हम बात करें, क्यों हो रहा है ऐसा कि पढ़े लिखे लोग नक्सलाइट बनना चाह रहे हैं? यू नीड टू नो द रीजन। अगर आपने उस रीजन को पकड़ लिया, उस जड़ को आपने पकड़ लिया, तो फिर आप चीजों को चेंज कर सकते हो, है ना। अदरवाइज पत्ते ऊपर से काटते रहो, नए पत्ते हर सीजन के अंदर पैदा होते जाएंगे। जड़ काट दी तो फिर वो आ नहीं पाएगा। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट याद रखना। एमएस साइकोलॉजी के अंदर था बेटा मेरा, तभी तो पीएचडी साइकोलॉजी के अंदर कर सकते हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा इस चीज का ध्यान, जब आप अधिकारी बनोगे, ऑफिसर बनोगे, तो कई सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा आगे जाके। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। जो अगला कीवर्ड है दैट इज द लिबर्टी। लिबर्टी का बेसिकली मतलब क्या होता है? लिबर्टी को अपन आजादी से जानते हैं। लिबर्टी को किस नाम से जानते हैं? आजादी से। लिबर्टी को किस नाम से जानते हैं, बताइए। लिबर्टी का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबर्टी? हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है, देखो स्टैटिकली बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से अपन ने कॉन्सेप्ट लिया है लिबर्टी का। बट ये लिबर्टी का बेसिकली मतलब होता क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिबर्टी? फ्रीडम अपन इसको बोल सकते हैं क्या? हाँ, सोशलिस्ट बताऊंगा बेटा मैं, कल्याण लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो, वो नहीं छोड़ूंगा मैं, पढ़ाऊंगा मैं। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। ये आपको लग रहा है ये गलत है। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम नहीं होता है। वी ऑल हैव लिबर्टी बट वी ऑल नेवर हैड अ फ्रीडम। पता है ये चीज आपको? हम सबके पास आज तक हमारे जीवन में सिर्फ लिबर्टी रही है, हम सबके पास फ्रीडम कभी नहीं रही। कुछ पॉइंट्स के लिए फ्रीडम रही है, बट हम टोटली फ्री कभी हुए ही नहीं है। लिबर्टी का बेसिकली मतलब फ्रीडम नहीं होता है। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम विथ सम लिमिटेशंस और फ्रीडम विथ सम रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज द लिबर्टी। इन आवर कंट्री वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम कि साहब आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। हमारे पास वो चीज है क्या कि हम कुछ भी कर सकते हैं? वो सोशलिज्म के अंदर होती है, वो सोशलिस्ट नेशन के अंदर बोलते हैं वो लोग कि हमारे यहाँ फ्रीडम है, हमको हमारे यहाँ पर लिबर्टी है। हमारे यहाँ पर वो फ्रीडम वाली चीज नहीं है। लिबर्टी का मतलब होता है यू हैव फ्रीडम बट विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस है आपकी फ्रीडम के लिए। मैं इसको हमेशा एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारी कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है, आईपीसी के सेक्शंस के हिसाब से चलती है। अब अगर मुझे फ्रीडम हो तो मैं बाहर जाके किसी को भी मारने लग जाऊंगा, ये फ्रीडम है कि मैं कुछ भी करूंगा? ये फ्रीडम नहीं है। लिबर्टी क्या है हमारे देश में? लिबर्टी कि मैं बाहर जाके घूम सकता हूं पर मैं किसी को मार नहीं सकता। घूमना एक लेवल तक है, वो लिमिट है मेरी। किसी को मारना ये लिमिट नहीं है। दैट्स वाई इन इंडिया वी हैव द लिबर्टी। हमारे पास लिबर्टी है। आप फ्रीडम की बात मत करो, कुछ क्राइटेरिया के अंदर हमको फ्रीडम मिल जाती है कुछ चीजें करने की। बट जब हम संविधान की या प्रियम्बल के हिसाब से बात करते हैं हम, तो हमारे देश में क्या है? हमारे देश में है, याद रखिएगा, हमारे देश में हमको जो चीज मिलती है दैट इज द लिबर्टी। क्लियर है? आई बात समझ में? और लिबर्टी भी किस चीज की है? अपने आप को डेवलप करने की। आप अपने आप को डेवलप करो। आप चाहो तो आप डॉक्टर बन जाओ, आप चाहो तो आप इंजीनियर बन जाओ, आप चाहो तो आप सीए बन जाओ, आप चाहो तो आप आर्मी ज्वाइन करो, आप चाहो तो आप नेवी ज्वाइन करो। आपको अपने आप को डेवलप करने की लिबर्टी है, बट आपको किसी दूसरे को कंट्रोल करने की फ्रीडम नहीं है। तो लिबर्टी का सीधा मतलब होता है फ्रीडम विद सम लिमिटेशंस। यहां तक क्लियर हो गया है? समझ में आ गया है? ओके अनुराग, ओके अनुराग, बढ़िया है। तो ठीक है,
यहां तक क्लियर हो गया है? यस। यहां तक समझ में आ गया लिबर्टी? यहां तक क्लियर हुआ कि दिस इज द लिबर्टी? हाँ। फ्रीडम, अच्छा अच्छा, एक जगह बताओ जहां हमको फ्रीडम होती है, जहां पर सर बोलोगे सर हमको यहां फ्रीडम है। लिबर्टी होती है अपने को हर जगह, फ्रीडम जो है ना वो बहुत अलग चीज हो जाती है। कहां पर आपको फ्रीडम मिली है? कहां फ्रीडम मिली आपको, ये बताओ। हम्म। कहाँ फ्रीडम मिली? एडुकेशन में फ्रीडम नहीं? फ्रीडम फ्रीडम, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है सर सोते टाइम फ्रीडम मिल जाती है। अच्छा पीजी में फ्रीडम मिलती है, जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ मैंने बोला ना कुछ ही डायमेंशन से जहां अपने को फ्रीडम मिलती है, कुछ डायमेंशन। वॉर जोन में फ्रीडम नहीं है भाई, कहाँ बोला वॉर जोन में? वॉर जोन के अंदर भी ROR फॉलो करने पड़ते हैं आपको, ROE भी फॉलो करने पड़ते हैं। ROE का मतलब क्या होता है? ROE का मतलब होता है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। आप एनिमी से एंगेज हो रहे हो, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अपन पाकिस्तानी आर्मी नहीं है कि कुछ भी कर देते हैं। वी इवन वी डू द वॉर विद द सम डिसिप्लिन। ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ सही बात है। हाँ चलिए फ्रीडम, हाँ ठीक है, समझ गया मैं कहाँ कहाँ मिलती। ओके, किचन में बचपन के अंदर अपने को फ्रीडम रहती है, बिल्कुल सही बात है। जो छोटे बच्चे रहते हैं, जब हमको समझ नहीं रहती है तब हमारे पास फ्रीडम है, फिर भी सब कुछ करने की फ्रीडम नहीं होती, तब भी थप्पड़ तो पड़ ही जाते हैं। मम्मी बोली देती बस इससे आगे नहीं जाना है, ये नहीं करना है ना, तो वो भी एक लिबर्टी अपने को। फ्रीडम बहुत कम सिनेरियोस के अंदर मिलती है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए इसके बाद लिबर्टी, हमारे प्रेम्बल के अनुसार हमको 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये जो बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है, ये रीजनल या सॉरी रिलीजन के हिसाब से है कि हमें किसी भी धर्म को मानने की, उस पर भरोसा करने की, उस धर्म को फॉलो करने की, उस भगवान की वर्शिप करने की आजादी है, लिबर्टी है हमारे पास। हमारे पास जो थॉट्स और एक्सप्रेशन की लिबर्टी है वो लिमिट के अंदर है। मतलब हम अपनी चीजों को, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारे पास ये फ्रीडम है, हम सोच सकते हैं। बट याद रखना ये लिमिटेशंस के अंदर है, ये लिबर्टी लिमिटेशंस के अंदर, इसलिए तो उसको लिबर्टी बोला। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने सारे थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने यहां पर है, कई लोग इसका मिसयूज करते हैं, बताइए। कहीं करते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कई लोग इसका मिसयूज करते हैं। मुझे बताओ कि क्या हमें अपने सारी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी है? नहीं है हमें, नहीं है, और वो होना भी नहीं चाहिए। आप देखिए ना, जब लोगों को लिबर्टी दे दी जाती है हमारे देश में, तो वो देश के खिलाफ बोलना ही शुरू कर देते हैं। और फिर क्या बोलते हैं कि हमारे पास साहब, हमारे पास राइट टू स्पीच है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये भी एक लिमिट के अंदर है। आप अपनी भावनाओं को केवल तब तक व्यक्त कर सकते हैं जब तक आप किसी दूसरे की भावनाओं को आहत ना करें। ये बात हमेशा याद रखना, क्लियर है? आप अपने थॉट्स को केवल तब तक एक्सप्रेस कर सकते हैं जब तक आप किसी दूसरे के थॉट्स को कहीं ना कहीं डैमेज नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये हमारे पास, हमारे देश का जो संविधान है, हमारी जो प्रस्तावना है, वो इतने तरह की लिबर्टी हमको यहां पर देता है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम एक दूसरे कीवर्ड के ऊपर जाते हैं। ये कीवर्ड भी काफी आसान है, दैट इज द इक्वालिटी। इक्वालिटी को हिंदी में कहा जाता है समानता। इक्वालिटी को हिंदी में कहा जाता है समानता, और प्रियम्बल के अंदर ये कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नॉर्मली समानता की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, समानता से हम यही समझते हैं कि हमारे देश के अंदर हम सब लोग समान है, प्रिविलेज किसी को नहीं दिया जा रहा है। सरकार की नजरों में हम सारे लोग यहां पर समान होते हैं, जैसे यहां पर लिखा भी है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किसी भी सेक्शन, सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को प्रिविलेज सरकार नहीं देगी, किसी भी तरीके का प्रिविलेज गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। यही हमारे देश में इक्वलिटी का डेफिनेशन है। जब हम हमारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इसी इक्वालिटी को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। बट आप बताइए कि क्या समानता का मतलब केवल यहीं तक सीमित है हमारे देश में? रियल में इक्वालिटी है हमारे यहां? क्या समानता का मतलब यहीं तक सीमित है? जल्दी बताइए।
एग्जैक्टली इक्वालिटी नहीं है। देखो रिजर्वेशन यहां पर भी है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेशन है हमारे देश में, बट वो कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है मैं बार बार बोलूंगा आपको, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब आप बोलोगे सर कि फिर रिजर्वेशन के ऊपर अपन बात करते हैं, अपन करेंगे बात, करेंगे, मैं बताऊंगा कि रिजर्वेशन जरूरी भी क्यों था या क्यों है अभी भी जरूरी रिजर्वेशन, हम खुल के बात करेंगे, आपके व्यूज भी मैं जानूंगा, मैं भी बताऊंगा बेसिकली क्या चीजें हैं, क्या चल रहा है और क्यों ये चीज जरूरी है। इक्वालिटी इक्विटी दोनों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है, तो इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, कई बार ये कहा जाता है, वुमेन्स के बारे में बात करेंगे, कई बार ये कहा जाता है कि सर अब जो वुमेन रिजर्वेशन दिया जा रहा है उस वुमेन रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। इज इट ट्रू? कहा जाता है ना कि वुमेन रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए बिकॉज कंट्री के अंदर अब वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा हो गया है, सुना है मैंने कई लोगों के मुंह से। इज इट ट्रू? कहा जाता है ऐसा। स्वप्निल अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, बिकॉज अभी रिजर्वेशन का आर्टिकल अलग है, हम जब आर्टिकल 15 और 16 पढ़ेंगे तब वो रिजर्वेशन की बात आएगी, तब अपन पढ़ेंगे उस बारे में। कहा जाता है ना ऐसा कि महिलाओं के रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए, अब वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा बढ़ गया है, ये चीज कई लोग कहते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से अगेन ये चीज बता रहा हूं कि चीजें दिखने में और होने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। मैं आज भी आपको बता दूं कि गांव के अंदर एक कंडीशन है, जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं उनको पता है, मैं आज भी ये चीज बोल रहा हूं, आज भी गांव के अंदर एक कंडीशन है कि जब अगर एक बच्ची बोल देती है कि मुझे बाहर जाके जॉब करना है तो उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है। बिलीव मी, ये कंडीशन है आज भी कई गांव ऐसे। आप जितने भी आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, आप देखते ना कि हाँ महिलाओं को चीजें बहुत मिल गई हैं, महिलाएं जॉब कर रही है, वो शहर के अंदर है, गांव में अभी भी ये चीजें नहीं है, गांव में नहीं है ऐसी चीज, मैं गारंटी से लिख के बोल रहा हूं मैं तुमको। ये जो मूवीज के अंदर आप देखते हो, ये चीजें देखते हो, सारे शहर की बातें बता रहे, गांव में कुछ नहीं हुआ ऐसा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। वहां पर तो पढ़ाई की बात कर देना, जॉब की बात करना, मतलब आपने क्या कर दिया, आप अपने परिवार के अगेंस्ट चले गए हो। आज भी कई जगह पर ये ऐसी चीजें कि आप जॉब की बात कर दी, परिवार के अगेंस्ट चले गए हो। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि क्या होता है ना कि कई बार हम चीजों को प्लेस के हिसाब से देख लेते कि हाँ अरे यहां पर है तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होगा, या यहां पर ऐसा है तो पूरी दुनिया के अंदर ही ऐसा होगा, ये नहीं होता। अलग अलग कंट्री के अंदर, अलग अलग कंट्री की क्या मैं बात करूं, हमारे देश में ही अलग अलग जगह के ऊपर हर अलग चीज का अलग अलग सिनेरियो है, कि समझो आप, आई बात समझ में? यस ये चीज है, कई बार बहुत सारी चीजें होती है यार, तो समझना उसके लिए बहुत जरूरी है अपने को, है ना। यस सबके लिए बोल रहा हूं मैं, भाई बहनों के लिए बोल रहा हूं, अपने आप खुद देख लो ना, देखो यहाँ सब लड़के हैं, कई लड़के यहाँ पे, कई बच्चे गांव से होंगे, विलेज से होंगे, आप में से, आप पूछो अपनी बहन से जाके एक बार कि तेरे पास है क्या अपॉर्चुनिटी जितनी मेरे पास आ जाए पढ़ाई के लिए, मैं आगे जाके जॉब कर सकता हूँ, तेरे को करने देंगे क्या पापा मम्मी? आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये चीजें मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी जीवन में किसी भी चीज के बारे में अपनी एक सोच बनाओ ना, तो किसी एक जगह को देख के, किसी एक सिचुएशन को देख के अपनी परमानेंट सोच मत बना लेना। आ रही मेरी बात समझ में? आपको सारे सिनेरियोस को एनालिसिस करने के बाद अपनी एक सोच बनानी पड़ेगी, बिकॉज एक ऑफिसर यही करता है, वो बायस नहीं है कि एक जगह देख लिया और उसी के ऊपर डिसीजन ले लिया, नहीं, वो सब जगह देखेगा, फिर एक सोच बनाएगा कि हाँ ये सही और ये गलत है। ओके चलो चलिए आगे बात करते हैं। हाँ कई जगह नहीं भी है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि विलेज के हर घर में ऐसी चीजें, कई घरों में बहुत लिबरल परिवार भी होते हैं, कई घरों में लिबरल परिवार नहीं भी है, डिपेंड करता है अपने अपने हिसाब से, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन आगे। अब देखिए इक्वालिटी भी अपने यहां पर जो अपना प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो तीन तरह की इक्वालिटी की बात करता है। नंबर 1 इज सिविक इक्वालिटी, नंबर 2 इज पॉलिटिकल इक्वालिटी, नंबर 3 इज इकोनॉमिकल इक्वालिटी। ये आपको थोड़ा सा जस्टिस के सिमिलर ही लगेगी, इसलिए मैंने क्या अलग अलग इसके नोट्स बना के दे दी, आराम से आप पढ़ सकते हैं। जैसे सिविक इक्वालिटी अपने यहाँ कौन कौन से आर्टिकल देते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि भैया कानून के सामने सारे लोग समान है हमारे देश में। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में, कि हमारे देश में सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर क्या नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में सबको इक्वालिटी दी जाएगी, ऐसा नहीं किया जा सकता कि भैया आप इस धर्म के हो तो आप ये नौकरी नहीं कर सकते। यहां पर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 17 की छुआछूत का विरोध किया जा रहा है, एक कह सकते हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस बन गया है आजकल, आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी के साथ। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स,
आप अपने नाम के आगे कोई टाइटल ऐसा नहीं लगा सकते जो कि ऑफेंडेड है, अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये सारी चीजें है ना कहीं हमारी सोशल या सिविल इक्वालिटी की बात करती है। वैसे अगर हम आगे बात करें पॉलिटिकल इक्वालिटी की, तो इसमें यहां पर यही चीज है कि नो वन इज इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल्स और द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, रेस, कास्ट और जेंडर के बेस पे आप इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजीज, के जो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होंगे, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के ऊपर बेस्ड होंगे। मतलब 18 साल और 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोग वोट देकर अपनी सरकार को चुन सकते हैं, मतलब सब वोट दे सकते हैं। ये आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी है। तो देखो वही चीज है, मैं अगेन वही बोल रहा हूं, लगभग सेम ही चीजें चल रही हैं यहां पर। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? क्या पूछ रहे हो आप बेटा? मेरी क्या ना स्टूडेंट थी, वो हरियाणा से बिलोंग करती थी। कोविड की बात है, 2019 या 20 की बात है। कोविड के टाइम पर क्या, वो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। ऑनलाइन क्लासेस भी वो छुप के लेती थी। छुप के कैसे लेती थी? क्योंकि जिस परिवार से वो बिलोंग करती थी हरियाणा के अंदर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं बता सकता, उस परिवार में पढ़ाई करना, वो भी बच्ची का, वो बहुत मुश्किल काम था उसके लिए कि यार वो कैसे पढ़ सकती। तो वो आप, यू वॉन्ट बिलीव, शायद आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगे, आप बोलोगे अरे सर मजाक कर रहे हो। वो सुबह 4 बजे उठ के क्लास लेती थी मुझसे ऑनलाइन। 4 बजे मैं उसे पढ़ाता था, मेरी आदत है, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। शी टोल्ड मी कि सर, अब 4 बजे उठ के वो पढ़ाई करती थी। उसके परिवार की हालत थी कि 4 बजे उठना उसको अलाउ इसलिए था बिकॉज घर में गाय भैंसे थी, वो उनका सारी चीजें करने के बाद जो थोड़ा बहुत छुप के वो पढ़ाई करती थी। उसने बहुत मेहनत करी और हरियाणा पीसीएस के अंदर शी हैड अ पोस्ट, आज उसके पास एक पोस्ट है बहुत अच्छी। तो वो जो सिनेरियो वहां पर बताया गया, उसने जो चीजें मुझे बताई कि सर यहाँ पर ये भी था, वहां पर ये भी था, यहाँ पर ये भी था। हरियाणा के अंदर बहुत छोटे से गांव से वो बिलोंग करती थी, पूरे हरियाणा में इतना इश्यूज नहीं है, कुछ जगह पर ये इश्यूज हैं। तो देखो आपको समझना पड़ेगा कि व्यक्ति के अंदर अगर चाह हो ना तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है, सब कुछ अचीव कर सकता है, वो बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है उसको, है ना। तो समझना है चीज कि हमको भी थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, है कि नहीं? सही बात है। क्लियर है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। हम्म। क्या होता है ना, देखो सक्सेस मिलने से पहले परिवार के लोगों ने बहुत बोला कि यार मत करो, नहीं हम करने देंगे, नहीं करने देंगे। बट जब वो बच्ची इतनी बढ़िया पोस्ट लेकर गई वहां पे कि देखो मेरे पास इतनी अच्छी पोस्ट है, तो फिर ज्वाइनिंग करने के लिए किसी ने मना नहीं किया उसको। फिर सब बड़े गर्व से बोलते थे कि देखो वो मेरी बेटी है, मेरी। तो ये समझना पड़ेगा आपको चीजें, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब जो अगला पॉइंट है अपना, इकोनॉमिकल इक्वालिटी। इकोनॉमिकल इक्वालिटी क्या बोल रही है कि इक्वालिटी, इक्वल राइट्स टू एडुकेट मींस ऑफ लिवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमन। ये आर्टिकल 39 इसके बारे में बात करेगा, डीपीएसपी के अंदर अपन बात करेंगे। ये आर्टिकल बेसिकली ये कह रहा है कि चाहे आदमी काम करे किसी कंपनी में, है ना, किसी कंपनी में मैन काम करे या किसी कंपनी में वुमन काम करे, अगर कोई आदमी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी सैलरी किसी कंपनी में मान लीजिए उसका पैकेज 15 लाख का है, तो कोई महिला है तो उसका पैकेज भी कम से कम 15 लाख का होना चाहिए। मतलब अगर महिला और पुरुष एक काम कर रहे हैं किसी एक कंपनी के अंदर या कहीं पर भी, तो समान कार्य के लिए उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? हाँ जी, यहां तक क्लियर है। याद रखना, अगर तुम्हारे पास एक सपोर्टिंग फैमिली है ना तो तुम बहुत ब्लेस्ड हो। लिटरली अपने पास जो चीज होती है ना उसका अपने को कदर नहीं होती है बेटा। जिनके पास नहीं है सपोर्टिंग फैमिलीज, उनसे पूछो, वो करना चाहते हैं बट परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है। तुम्हारी अगर सपोर्टिंग फैमिली है, तुम्हारे माता पिता अगर तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, तुम बहुत ब्लेस्ड बच्चे हो, बहुत ब्लेस्ड हो तुम लोग लिटरली। मतलब उनके है ना चरण धो लेना एक बार कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लिटरली तुमको नहीं पता है कि बाहर नहीं करते हैं कई पेरेंट्स सपोर्ट बच्चों को, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण नहीं कर पाते हैं या लोगों की बातें सुनकर नहीं कर पाते, नहीं करते हैं। जॉब कर, जॉब कर, जॉब कर, ये बोलते हैं, आए दिन तंग करते हैं। तुम्हारे पास अगर ऐसे पेरेंट्स है ना, माता पिता, जो खुद किसी भी तरीके से
करके कि यार ठीक है बाहर वाले कुछ भी बोल रहे हैं, वो सारी चीजें कुछ भी बोल रहे हैं, पर तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, माता कर रही है, पिता कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, यू आर वेरी ब्लेस्ड। उसको लाइटली मत लेना, कभी कभी लाइटली मत लेना बेटा। वो बहुत कम लोगों को मिलता है सपोर्ट, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत ब्लेस्ड हो तुम। बहुत कम लोगों को मिलता है सपोर्ट, अगर तुमको मिल रहा है तो ब्लेस्ड हो। उस चीज को प्रिविलेज मानो अपना एक बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं नाउ। द नेक्स्ट कीवर्ड इज दैट इज फैटर्निटी। फैटर्निटी का मतलब क्या, ये क्या होता है, हम नॉर्मली इसको भाईचारे के नाम से जानते हैं। ओके बिल्कुल सही है। परिवार के सपोर्ट से आदमी आगे बढ़ जाता है, ये देखा है मैंने। माता पिता का सपोर्ट हो फिर तो आदमी आगे बढ़ ही जाता है, फिर बढ़ जाता है। पर कई बार ये भी होता है कि यार फेल होते हैं ना, तो फिर दुख भी माता पिता को सबसे ज्यादा होता है कि बच्चा फेल हो गया। फिर वो क्या है, फिर वो तुमको डांट देते हैं कि बस अब मत कर, बहुत टाइम हो गया। तो अपने को ये लगता है कि यार डांट दिया हमको, ये तो हमको बोझ मान रहे हैं। वो बोझ नहीं मानते तुमको, उनको ये लगता है कि उम्र होती जा रही है बच्चे की, इतना बेचारा बच्चा मेहनत कर रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है, तो बेटर है कि वो कुछ और कर ले। वो भी डांटते भी तुम्हारे भले के लिए, तो उसको नेगेटिव मत ले लेना। चलिए फैटर्निटी की बात करते हैं, वो होता है हमारा भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अब सेंस ऑफ ब्रदरहुड क्या है, इसको बहुत अलग तरीके से समझना पड़ेगा आपको। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अच्छा व्हाट इज सेंस, सेंस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज सेंस? सेंस क्या होता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड क्या होता है बताइए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सेंस ऑफ ब्रदरहुड, जल्दी बताइए। भावना, दैट दैट इमोशन यू शुड हैव, है कि नहीं? वो सेंस होना चाहिए, भावना होनी चाहिए भाईचारे की। आपस में सिर्फ बोलना नहीं कि हम सब एक हैं, वो सेंस होना चाहिए, है कि नहीं? दैट सेंस ऑफ ब्रदरहुड शुड बी देयर। पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया, भारत के, हमारे देश के कुछ वीर जवान शहीद हो गए, सारे भारतीयों की आंखों में आ जाते हैं आंसू। उस टाइम ये नहीं देखते कि आप किस कास्ट के हैं, किस क्रीड के हैं, किस रिलीजन के, किस रेस के हैं। उस फौजी से पूछते हैं क्या कि साहब तेरी जाति क्या है? नहीं पूछते ना। उसके लिए सेम फीलिंग रहती कि वो देखो मेरी मां के लिए शहीद हो गया। दैट इज द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कि हम सब एक हैं, वो देश मेरा है। दैट इज द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कि ये देश हमारा है और हम इस देश के। तो यहां पर उस सेंस की बात की जा रही। समझो प्रेम्बल कितना डीपली आपको देशभक्ति के लिए प्रेरित करती है कहीं ना कहीं। अगर आप प्रेम्बल को या संविधान के हर शब्द को समझने की कोशिश करो ना, तो आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ आ जाएगी। दैट सेंस शुड बी देयर, बट समटाइम क्या होता है, हम तो स्टेट्स में ही डिवाइडेड है सर। सेंस ऑफ ब्रदरहुड तो पता नहीं कभी आएगा। मैं इस राज्य से, मैं इस राज्य से, मैं इस राज्य से, और वो स्टेट स्टेट करते करते हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं दैट वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। तो ये पॉइंट की यहां पर बात की जा रही है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। फैटर्निटी इसी के बारे में बात करती है कि हम सब के अंदर एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हम्म सही बात है। अरे पेरेंट्स रॉन्ग नहीं होते यार, पेरेंट्स रॉन्ग नहीं होते, वो सोसाइटी के लोग उनको इतना बोल देते हैं ये करो वो करो। पेरेंट्स थोड़ी ना चाहते तुमको ये सब डांटना चिल्लाना, ये करना वो करना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? हम्म सोसाइटी में लोग जो है ना वो परेशान कर देते हैं। बेटी है, शादी कब करोगे, ये कब करोगे? अब भैया तुम्हारी बेटी की शादी तुमको करना थी, तुमने कर दी। हमारी बेटी को कुछ आगे बढ़ना है, बट नहीं बोल पाते हैं यार। कई बार होता है, देखो सोसाइटी के, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बेटा सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ता है, तो अपन समझ नहीं पाते हैं उस चीज को कि यार कैसे बोल रहे हैं पापा, सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ता है, हमारी लाइफ नहीं है क्या? पर वो जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह के लोगों से जिनको वो रोज फेस करते हैं, तो उनके हिसाब से शायद वो चीज कहीं ना कहीं सही हो जाती है। वही चीज है। बट ठीक है, उनको समझाना फिर तुम्हारा काम है, समझाओ उनको, अपने आप को प्रूफ करो, है कि नहीं? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज द सोशलिस्ट, है ना। ये शब्द हम भी अपन ने कब जोड़ा है, ये शब्द भी जोड़ा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970
6 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया है। द वर्ड इज सोशलिस्ट। ये लास्ट अपना कीवर्ड है, इसको अपन कंप्लीट करते हैं, फिर 2-3 केसेस देखेंगे प्रेमबल के और अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या समझते हो सोशलिस्ट से, बताइए बताइए, क्या होता है सोशलिस्ट? हाँ वही तो बोल रहा हूँ प्रियंका, बिल्कुल सही बात है। आप कुछ बन के उनकी मेंटलिटी चेंज करो, बिल्कुल सही बात है, बनो बनो। इसलिए तो बोलता हूँ मैं कि तुमको एक चांस भी मिला है ना, इसको लाइटली मत लो, जी जान लगा दो, जी जान, क्योंकि तुम ब्लेस्ड हो, तुम प्रिविलेज्ड हो कि तुमको एक चांस मिला इस एग्जाम को देने का। कई ऐसे बैठे हैं जो सोच रहे कि एक चांस मिल जाए एग्जाम देने का, कई बार अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से नहीं दे पाते, कई बार पेरेंट्स के कारण नहीं सपोर्ट करते तो नहीं दे पाते। तुमको मिला है चांस तो लगा दो जी जान उसके लिए, कि जो होगा मेरे को तो अब निकालनी एग्जाम, बस वही चीज है। समाजवादी, बिल्कुल सोशलिस्ट की अपन बात करते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, जब मैं सोशलिज्म की बात करता हूं तो सोशलिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है कि समाज में कोई भी क्लास डिवीजन नहीं होगा, मतलब अपर क्लास लोअर क्लास, ये कोई क्लास डिवीजन नहीं होगा। यही होता है सोशलिज्म, यही होता है ना सोशलिज्म। हाँ यही सोशलिज्म होता है कि समाज में कोई भी क्लास डिवीजन नहीं होगा। मतलब अगर मैं सीधी सी बात करूं, अपन सोशलिज्म को ले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जो समाज है उसमें सिर्फ एक सिंगल क्लास ही होगी, है। ये हो सकता है कि वी जस्ट हैव द सिंगल क्लास एंड एवरीवन इज सेम, कि समाज के अंदर सारे लोग सेम पायदान पे। ये अगर मैं बताऊं कि अगर ये हमारी सोसाइटी है तो ये सारी सोसाइटी के अंदर लोग इक्वल है, यही चीज है समाजवाद। अब इसके अंदर कुछ समस्या है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब नॉर्मली समाज में क्या होता है कि देखो कुछ लोग गरीब होते हैं, है ना, कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, और समाज के अंदर ये जो दायरा है वो इस तरीके से चलता रहता है। कास्ट के आधार पे कभी ये दायरा ऊपर नीचे होता है, कभी कभी इकोनॉमी के आधार पर होता है, कभी कभी रिलीजन के आधार पर दायरा ऊपर नीचे चलता है। बट समाजवाद ये बोलता है कि समाज के अंदर कोई क्लास डिवीजन नहीं होगा, अपर क्लास लोअर क्लास जैसी चीज यहां पर नहीं होगी समाज के अंदर। बट इसके अंदर कमी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो लोगों ने सोशलिज्म पढ़ा है, क्या प्योर सोशलिज्म पॉसिबल है समाज में सब बराबर? बिकॉज प्योर सोशलिज्म पता है क्या बोलता है? प्योर सोशलिज्म ये बोलता है डॉक्टर की सैलरी भी सेम, लेबर की सैलरी भी सेम, टीचर की सैलरी भी सेम होनी चाहिए, ओके, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी सेम, कोई भी आदमी बाहर वर्क कर रहा है उसकी सैलरी भी सेम, इंजीनियर की सैलरी भी सेम, और एक बिजनेसमैन के पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी सेम। हालांकि बिजनेस वाला आइडिया तो होता नहीं, बट स्टिल आप ये बताओ कि इज इट पॉसिबल? ये तो समाजवाद की अपन बात करते हैं, पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। सीधी सी बात है यार, ये तो आपने वो कुकूलैंड वाली बात कर दी। कुकूलैंड मतलब इमेजिनरी, एक ऐसे समाज की बात कर दी जो कि इमेजिनेशंस के अंदर होता है। ये पॉसिबल नहीं है। हर समाज के अंदर जहां पर हर तरह के व्यक्ति हैं वहां पर क्लास डिवीजन भी होगा, वहां पर इकोनॉमिकली डिवीजन भी होगा। तो हमारे यहां पर हम लोग जब बात करते हैं प्रियम्बल में कि साहब प्रियम्बल के अंदर अपन ने क्या करा कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा अपन ने सोशलिस्ट वर्ड यूज कर लिया, तो अपन फिर कौन से सोशलिज्म की बात कर रहे हैं? हम यहां पर बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। क्लियर है? अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है बेसिकली ये इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड होता है किसी भी कंट्री की। जैसे एग्जांपल की बात करें कि जो प्योर सोशलिज्म होता है उसमें जितने भी मीन्स ऑफ रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस का मतलब कि उस कंट्री के अंदर जितनी भी इकोनॉमी है वो किसके कंट्रोल में होती है? वो स्टेट के कंट्रोल में होती है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है ना। मतलब एग्जांपल की बात करें कि उस कंट्री में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सारी सरकार की हैं, उस कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सारी सरकारी कंपनियों से बन रहे हैं, उस कंट्री में जितनी भी वेल्थ है वो सारी की सारी सरकार की। ये प्योर सोशलिज्म के अंदर होता है। बट जब हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें सरकार के साथ साथ, इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ, इसमें प्राइवेट पर्सन का भी योगदान होता है, या प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट पीपल्स का भी योगदान होता है वेल्थ जनरेट करने में। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बोलते हैं ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर पीपल कंपनी भी होती है, या हम सीधी सी बात करके गवर्नमेंट कंपनीज भी होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे यहां पर एयरटेल भी है,
और हमारे यहां पर एक सरकारी कंपनी बीएसएनएल भी है, दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज हो रही है, जो इकोनॉमिकल सिस्टम बन रहा है, ये इकोनॉमिकल सिस्टम इसी तरीके का जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर बनता है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किया जाता है, बट सारे लोग इक्वल भी नहीं है। सबका इक्वल पार्टिसिपेशन है, बट सारे इक्वल नहीं है। इक्वल होना और इक्वल पार्टिसिपेशन होना, ये दोनों में बहुत अलग अलग है। जिस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा समाज में, उसकी इनकम उसी लेवल की होगी। जो डॉक्टर है उसको डॉक्टर के हिसाब से सैलरी आप दोगे, जो इंजीनियर है उसको इंजीनियर के हिसाब से दोगे। तो ये चीज जो है ये आपकी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर आती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हालांकि इसको बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है कई बार, बट ये छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल सही है। सोशलिज्म वाले बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे। सही बात है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही रहते हैं। अच्छा, आप लोगों का दूसरा, कई बच्चे ऐसे होंगे ना इसमें जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा सीडीएस का। नेक्स्ट ऑप्शन क्या रखा है आपने, क्या करोगे आगे? वो पढ़ेंगे बेटा अपन, जैक्सपरो साहब जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना, तो जब अपन आर्टिकल 25 के आगे जाएंगे तो अपन को यही पढ़ना है, डिस्कशन करना है। डोंट वरी। क्या सेकंड ऑप्शन कुछ रखा है? सर, किसी गवर्नमेंट कंपनी में कितना हिस्सा गवर्नमेंट का होता है? मोर देन 50%। ऑब्वियसली मोर देन 50%। 50% प्लस वन, इतना तो होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, आईएएस करोगे, ठीक है, सिविल सर्विसेज करोगे, दो अटेम्प्ट हैं, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करोगे, ठीक है। मैं सिर्फ एक एक चीज आपसे बोलूंगा, पढ़ाई से दूर मत जाना, ठीक है? सीडीएस नहीं निकला, इट्स ओके, एज हो गई है, पढ़ाई से दूर मत जाना, ओके? किसी ना किसी फॉर्म के अंदर तैयारी करते रहना और एक अच्छी पोस्ट को हासिल कर लेना। अच्छी पोस्ट को हासिल करना नॉट फॉर द मनी, जस्ट फॉर टू चेंज द नेशन। वो देश की सेवा करना वो जरूरी है। उस भाव के साथ पढ़ाई करोगे तो निकल जाएगी एग्जाम। ओके, आ रही बात समझ में क्या कहना चाहता हूं? हाँ, बाकी अपना करना जो भी आप करना चाहते हो, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जरूरी है वो। चलिए ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स अपन लोगों ने कर लिए। अब थोड़े से प्रेमबल से रिलेटेड केसेस को डिस्कस कर लेते। केसेस बहुत डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, बिकॉज जब हम केस स्टडी करेंगे उस टाइम पर ये केसेस आपको बहुत डिटेल के अंदर मैं बता दूंगा। अब प्रियम्बल को लेकर 3 मेजर केसेस है जिनके बारे में डिस्कशन किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो केस है वो आता है 1960 के अंदर। द केस नेम इज बेरूबारी यूनियन केस, है ना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आता है। इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस होते हैं वो एक डिसीजन देते हैं। उस डिसीजन के अंदर वो प्रियम्बल को लेकर कुछ बात करते हैं। प्रियम्बल को लेकर वो एक चीज कहते हैं कि प्रियम्बल जो है उसको आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंड नहीं किया जा सकता। प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368। अब आर्टिकल 368 अपन ने कहां से लिया? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया। आर्टिकल 368 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 368 ये बताता है कि संविधान को अमेंड कैसे करना है, कोई नई चीज संविधान के अंदर कैसे जोड़नी है। अब मुझे एक बात बताओ, जब इस केस के अंदर ये बोल दिया कि आर्टिकल 368 के द्वारा आप प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते, तो क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा? बिकॉज हम नॉर्मली ये मानते हैं, और आर्टिकल 368 भी ये बोलता है कि भारत के संविधान को अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसेस दिया उसको यूज करके। बट मुझे ये बताओ, ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा, मुझे आप ये बताइएगा कि क्या प्रियम्बल इस समय पर क्या यह कहा जा सकता है कि प्रियम्बल भारत के संविधान का पार्ट है अगर आप उसको अमेंड ही नहीं कर सकते हैं तो? कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता। संविधान को अमेंड किया जा सकता है। देखो 1960 की बात चल रही है यहां पर, वो केशवानंद भारती केस अभी तक आया नहीं है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाला, जिसमें डिसाइड कर दिया था कि साहब इसको चेंज कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। वो तो 76 के अंदर आया, 73 के अंदर आया था ना केस। यहां तो 60 की बात चल रही है। तो इस केस में इनडायरेक्टली ये बोल दिया दैट इट इज इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल तो इंपॉर्टेंट है, बट ये भारतीय संविधान का अंग नहीं है।
इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? अरे बेटा, जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी ना, वो किस केस के बाद आई थी? वो केशवानंद भारती केस के बाद आई थी। वो केस तो 73 में आया ना, जजमेंट उसका। जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, जो थ्योरी है बेसिक स्ट्रक्चर की, वो तो 73 में दी। अभी के हिसाब से तो कोई ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है ही नहीं, ये तो 1960 के अंदर केस है। आई बात समझ में? यस, क्लियर है? यस, ये इंपॉर्टेंट है बट पार्ट नहीं है। फिर आता है अपना केस जो काफी इंपॉर्टेंट केस था, द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 के अंदर एक केस आता है। इस केस में सबसे ज्यादा जजेस की पैनल बिठाई जाती, 13 जजेस की पैनल बैठी थी। ये देखो, अभी के हमारे जो सीजीआई साहब है ना, उनके पिताजी भी इस पैनल के अंदर थे। हालांकि 7-6 से फैसला इसके अंदर आता है और केस जो है वो केशवानंद भारती जी हार जाते हैं। हाँ, जीते नहीं थे। केस पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। मठ से रिलेटेड ये था, केरला के मठ से रिलेटेड जो लैंड एक्ट चल रहे थे, जमीन के जो कानून थे, शेड्यूल 9, बहुत बढ़िया केस है, पढ़ेंगे इसके बारे में। बट इस केस के अंदर ये कहा जाता है, एक चीज निकल कर आती है। एक तो आता है इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो निकल कर आता है। दूसरी चीज इस केस के अंदर ये कह दी जाती है कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। जिस तरीके से कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, वैसे ही जो प्रस्तावना है उसको आर्टिकल 368 के द्वारा चेंज भी किया जा सकता है, और ये भारत के संविधान का अभिन्न अंग है। ये पॉइंट याद रखना। ये बात किसमें बोल दी? ये बात बोल दी गई केशवानंद भारती केस के अंदर। क्लियर है? इस केस में एक और चीज उन्होंने बोली। इसके बाद, इसी केस के बाद एक अमेंडमेंट किया जाता है, 42nd अमेंडमेंट, और सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, इन शब्दों को भारत के संविधान के अंदर जोड़ा जाता है। और याद रखिएगा, प्रियम्बल के अंदर अब तक केवल एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको याद रखिएगा। दिस वॉज द केशवानंद भारती केस। बहुत हिस्टोरिकल केस है, पढ़ेंगे अपन इसके बारे में जब डिटेल स्टडी करेंगे। इंटीग्रल मतलब होता है अभिन्न अंग है। इसके बाद एक और छोटा सा केस आता है, ये केस LIC ऑफ इंडिया 1995 के अंदर केस आता है। इस केस के अंदर भी यही कहा जाता है दैट द प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की अगर मैं स्थिति पूछूं आपसे कि आज प्रियम्बल क्या है, क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है, तो इसका आंसर होगा यस। प्रियम्बल भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग आज भी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अब केसेस को अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब केस स्टडी करेंगे, तो ना, अभी नहीं, जब केस स्टडी करेंगे तब। बिकॉज देखो क्या है ना, मैं एक चीज आपको बता दूं, अभी मैं अगर आपको केस स्टडी करा दूं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ। कई केसेस रिलेटेड प्रेसिडेंट्स हैं, कई केसेस रिलेटेड गवर्नर के किसी आर्टिकल्स हैं, कई केसेस आर्टिकल 25 से रिलेटेड है, कई केसेस आर्टिकल 16 से रिलेटेड है। अब आपको पता ही नहीं है वो आर्टिकल्स, तो आप कैसे केस पढ़ लोगे, कैसे समझ लोगे केस को? आ रही मेरी बात समझ में? इसलिए केस स्टडी शुरुआत में नहीं करवाई जाती। एक प्रोसेस होता है ना, कि पहले मैं पूरी किताब पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं जानूंगा कि FNQs क्या थे। तो उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए ठीक है। हम्म, समझना पड़ेगा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा शांति रखनी पड़ेगी और भरोसा रखना पड़ेगा। पढ़ना तो है ही, अपने को पढ़ेंगे आराम से। चलिए, लास्ट स्लाइड। एक चीज है, अब एक और पॉइंट है जो काफी इंटरेस्टिंग सा है। ये पॉइंट, पहला पॉइंट तो ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं बता दूंगा। इसी पॉइंट से बन रहा है, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल। जैसे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होते हैं, यहां पर हम सब जानते हैं, और जिनको नहीं पता है वो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना, दैट प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जस्टिसेबल? बिकॉज यहां पर क्या लिखा? प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल एंड इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी कोर्ट के द्वारा, भारत के चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, आप उसको इंपोज नहीं कर सकते, लागू नहीं करवा सकते किसी भी प्रोविजन को। इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉन जस्टिसेबल? बताइए क्या होता है? स्टेट PCS की तैयारी कर सकते हो आप लोग, अच्छा ऑप्शन रहता है स्टेट PCS। क्या होता है?
यस, बिल्कुल सही बात है। देखो इसका बेसिकली मतलब ये रहता है कि अगर कोई प्रियम्बल का वायलेशन कर रहा है, कोई प्रियम्बल के अगेंस्ट जा रहा है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि साहब ये सरकार प्रियम्बल के अगेंस्ट काम नहीं कर रही है, या ये सरकार इसके अगेंस्ट काम नहीं कर रही है, सरकार प्रियम्बल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। ये होता है क्या, नॉन जस्टिसेबल। जैसे एग्जांपल की बात करें, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, मतलब आपके और मेरे मौलिक अधिकारों का किसी ने हनन करा, हमारे मौलिक अधिकारों को किसी ने वायलेट कर दिया, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। बट अगर किसी पर्सन ने प्रियम्बल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, सरकार ने प्रियम्बल में लिखा है सोशलिज्म, पर सरकार वैसा काम नहीं कर रही, तो आप सरकार को कोर्ट में नहीं घसीट सकते हो कि साहब प्रियम्बल में तो लिखा था सोशलिज्म, सरकार काम कर नहीं रही है, करो इन पे केस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक ही बात बोलेगा कि बेटा ये नॉन जस्टिसेबल है, इसके जितने भी प्रोविजंस है ना, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें लिखा है सोशलिज्म, बट हम इन सोशलिज्म को इन्फोर्स नहीं कर सकते, सरकार को पुश नहीं कर सकते कि आप इसको फॉलो करो। आई बात समझ में? यस। इसलिए क्या लिखा है, ये ना तो अ सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के लिए, नॉर अ प्रोविजन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ये कोई सोर्स ऑफ पावर या अथॉरिटी नहीं दे रहा प्रियम्बल। इसीलिए प्रियम्बल को अपन क्या बोलते हैं कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, एक इंट्रोडक्शन है, ये संविधान को बता रहा है। बट सबसे अच्छी खूबसूरती ये है बेटा कि आपको लग रहा होगा कि सर फिर प्रियम्बल का मतलब क्या। ये जितने भी कीवर्ड्स हमने पढ़े हैं ना, लिबर्टी की बात करी हमने हमने यहां पर आगे जाके बात करी है जस्टिस की, हमने सेकुलरिज्म की बात करी, आगे जाके संविधान के फंडामेंटल राइट्स में पार्लियामेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कई चीजों के अंदर ये सारी चीजें जस्टिसेबल आ गई हैं। तो ये सिर्फ प्रियम्बल के अंदर नहीं है सेकुलरिज्म की बात, ये आगे भी है, आर्टिकल 25 के आगे भी सेकुलरिज्म की अपन बात करते हैं। ये जो बात है यहां पर कि भैया भारत के अंदर जो है हमारी कंट्री एक सोवरेन नेशन है, ये सिर्फ प्रियम्बल के अंदर नहीं लिखा है, ये आगे संविधान के अंदर भी लिखा है, और वो पार्ट जस्टिसेबल है। तो ये सिर्फ कहने के लिए आप कह सकते हैं कि सर प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल है तो कुछ हो नहीं सकता क्या, ये सिर्फ देखने के लिए, तो ऐसा नहीं है। आगे संविधान के अंदर जो कई आगे पार्ट्स हैं वो तो जस्टिसेबल है ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये करना पड़ेगा ना, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट सिर्फ प्रियम्बल के बेस पे आप नहीं बोल सकते कि सर प्रियम्बल में लिखा है और ये फॉलो नहीं कर रहे, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि सर प्रियम्बल में भी लिखा है और देखो यहां पर भी है, भले प्रियम्बल जस्टिसेबल नहीं है बट ये पार्ट तो जस्टिसेबल है ना, ये चीज यहां पर कही जाती है। अभी क्लियर हो गया? हाँ जी। सॉरी। ग्रेट। चलिए अब एक सवाल है, कुछ सवाल करेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सीडीएस का ही क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, इसका सही आंसर क्या है बताइए। देखिए प्रश्न देखिए आराम से, बोल नहीं लूंगा मैं, आप ऐसे ही बताइए। Which of the following statement with regard to the preamble to the Constitution of India is or are correct? इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट में दीजिएगा इस लेक्चर के, मैं देखना चाहूंगा किसने आंसर दिया। यहाँ एग्जैक्टली मुझे दिखता नहीं किस किसने आंसर दिया। पहला स्टेटमेंट ये कहता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रियम्बल, कि प्रियम्बल के अंदर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस भी देकर रखा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देकर रखा है। दूसरा बोल रहा है द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल सिंस द बिगिनिंग, कि जो एक्सप्रेशन है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अब देखो इंटीग्रिटी शुरुआत में नहीं था, इंटीग्रिटी ये बाद में आया था। यहां पर ये बोल रही है कि द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल सिंस द बिगिनिंग। यहां पर ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है, बताइए। अब देखो आंसर यहां पर आ गया, यहां दे रहे हो बट कमेंट के अंदर दे देना एक बार, तो मुझे समझ में आ जाएगा बेटा किस किस ने आंसर दिया। चलो नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। ये प्रश्न भी सीडीएस ने ही पूछा है, ये वाला नहीं पूछ रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। ये प्रश्न है प्रीवियस ईयर्स के ही प्रश्न है। ये क्या पूछ रहा है, देखो बड़ा आसान सा प्रश्न है, अमेंडमेंट से रिलेटेड है अपना। Which of the following terms were added to the preamble of the Constitution of India by the Constitution Amendment of 1976? 1976 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा भारत के संविधान में अपन ने क्या क्या जोड़ा, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी एंड फैटर्निटी, अपन ने इसमें क्या क्या जोड़ा भारत के संविधान में। इसका आंसर भी आप आराम से दे देना, मैं आंसर चेक कर लूंगा किसने दिया है वो मुझे समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया प्रियम्बल। सॉरी, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, प्रियम्बल कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें पहले मैं प्रेमबल के एमसीक्यूज करवाऊंगा, 10 एमसीक्यू करवाऊंगा, चिंता मत करना, और उसके बाद फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ताकि थोड़ा सा आपका नॉलेज गेन हो जाए, एक रिवीजन हो जाए, बिकॉज टाइम हो जाता है ना, आज लेक्चर रहता है, फिर 1-2 दिन की छुट्टी रहेगी, फिर वो क्लास आती है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना, मेहनत करते रहो, और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब गरबे खेलने जाना हो तो चले जाओ, है ना, टाइम तो हो गया वैसे, हाँ हो गया हुआ, स्टार्ट होने वाले होंगे। चलो एंजॉय करो, मेहनत करते रहो, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं मिलता हूँ आपसे, जो चीज़ें सिखाई है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो बेटा, जय हिंद, जय भारत।